Welcome everyone, I am your science teacher Himrita Chandolia. Students, today we are going to continue chapter number 8 of class 8 science, that is cell structure and function. Students, in previous video we already had discussed what is cell. Cell is the basic structural and functional unit of any living organism. This is the sweet and simple concept. Is that clear to everybody? And we also discussed the unicellular, multicellular organisms. We discussed different types of cells, isn't it? On the basis of their numbers, on the basis of their shapes. Students, from the previous video we get to know that each organism is made up of cells, but how the cell makes a complete living organism. अब हमने ये भी पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी बॉडी में डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं. कौन कौन सी? जस्ट लाइक न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, इजंट इट? और इन प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट सिस्टम होते हैं. जैसे डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो हमने क्लास 7th में अच्छे से पढ़ा है. रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में. रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेशन सिस्टम होता है. अब ये जो सिस्टम है बेटा, ये कैसे बनता है, कैसे सेल से रेस्पिरेशन सिस्टम या किसी भी सिस्टम तक का जो साइकिल है या जो फ्लो है वो कैसे बनता है, और वो कैसे बनता है इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं. जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं. वो डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ठीक है, अब वो एक्यूमुलेट कॉन्स्टिट्यूटली वो क्या करते हैं, एक सिस्टम को फॉर्म करते हैं. समझ में आया? स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे हैज मैनी ऑर्गन्स. अब एक एग्जांपल लेते हैं हम कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एक साथ कॉन्स्टिट्यूट होकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम. और हर सिस्टम का जो पर्टिकुलर ऑर्गन है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. कैसे? डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन पढ़ा है. तो ये हर डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट में होता है. एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, डाइजेशन कहाँ होता है, एसिमिलेशन कहाँ होता है, स्टमक का क्या फंक्शन था, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन था, इजंट इट? और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन था. सो इन दिस वे दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस और एक साथ कंबाइन होके क्या करते हैं, ये एक सिस्टम बनाते हैं. ये तो हुआ एक एनिमल के अंदर. अब जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी बेटा यही होता है. प्लांट्स में क्या है, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, ये सारा क्या है, एक पूरा प्लांट सिस्टम है. ये क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे रूट क्या करती है, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है. और फोटोसिंथेसिस में हेल्प कौन करता है, लीव्स करती हैं. बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, इजंट इट? रूट्स क्या करती हैं, मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के बाकी पार्ट्स में पहुंचाती है. लीव्स अपना काम करती हैं. किचन है प्लांट का, वहाँ पर खाना पकाने का काम होता है. समझ में आ गया? सो इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म डिफरेंट organs, different systems perform their own function. सर्कुलेशन का सिस्टम का जो वर्क है वो हार्ट करता है ह्यूमन बॉडी में. रिप्रोडक्शन का काम रिप्रोडक्शन सिस्टम करता है. ये सिंपल सी चीज़ हमें पहले क्लियर होनी चाहिए. स्टूडेंट्स, अब सेल से सिस्टम तक हम कैसे पहुंचते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि हमें सब पता है कि जो ऑर्गेनिज्म है इसका जो लाइफ होता है वो स्टार्ट होता है एक सिंगल सेल से. और उस सिंगल सेल को हम क्या कहते हैं, इट इज़ फर्टिलाइज्ड एग. इन द कमिंग चैप्टर वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट. ओके? and this fertilized egg cell multiplies and the number of cell increases and धीरे धीरे आपका जो डेवलपमेंट है वो प्रोसीड होता है. इज़ दैट क्लियर? अब ये कैसे प्रोसीड होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस फ्लो चार्ट. फर्स्ट वी आर हैविंग सेल्स. फाइन. अब जब सेल्स एक साथ कंबाइन होते हैं वी कैन से द ग्रुप ऑफ सेल, दीज आर नोन एज टिश्यूज़.
फाइन, सेल्स कंबाइन हुए, सेल्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं बच्चा पार्टी? टिश्यू। टिश्यूज क्या करते हैं? कंबाइन होके फॉर्म करते हैं ऑर्गन्स। इज दैट क्लियर? सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन्स और डिफरेंट ऑर्गन्स combinedly form the organ system. Is that clear? और जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ जुड़ते हैं तो वो एक इंडिविजुअल को बनाते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। जैसे डिफरेंट सेल्स एक साथ जुड़े, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाया? ग्रुप ऑफ सेल्स ने टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज ने क्या बनाया? ऑर्गन्स, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स ने क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम। और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जैसे सर्कुलेशन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, ये सब कंबाइन होके क्या बनाते हैं? एक इंडिविजुअल। मैनी ऑर्गन सिस्टम्स वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन इन एनी इंडिविजुअल। Is that clear to class 8th? This is important thing that you have to remember. Fine class students, let's discuss the parts of the cell. अब हम structure की बात करते हैं सेल की, कि जो structure हम जो एक छोटे से सेल की बात कर रहे हैं, ये छोटे से सेल के अंदर होते क्या क्या हैं, इसका एक descriptive structure हम discuss करते हैं। Students, before just giving you the description about cell, first हमें ये पता होना चाहिए कि जो important parts हैं सेल के वो क्या क्या हैं? Cell membrane. Cell membrane is the outer covering. Is that clear? And the next one is cytoplasm. That the material, that are jelly substances which is filled here. Fine? ये यहाँ जो भरा हुआ है ना, ये matrix, it is known as cytoplasm. And the next one is nucleus. अब nucleus is the headquarter of any cell. फाइन, ये इसका कंट्रोलिंग यूनिट है। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट चीज है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, हम इन तीनों का डिटेल स्टडी करेंगे। फाइन, लेट्स स्टार्ट विद सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन से पहले हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि कोई भी सेल लिविंग कब होता है। हम कहते हैं ना कि डेड सेल है, लिविंग सेल है। हमने उसमें पढ़ा था कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने कॉक कैम्बियम जो था आपका उसको ऑब्जर्व किया था, बट मैंने ये बताया था कि वो क्या था? डेड सेल था। कोई भी सेल लिविंग कब होता है बेटा? जब उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। समझ में आया? The entire content of any living cell is known as protoplasm. अब entire content क्या है? entire content में बेटा साइटोप्लाज्म भी आ गया, ठीक है, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी आ गया। Is that clear to class 8th? तो ये जो पूरा आपका साइटोप्लाज्म है, अब साइटोप्लाज्म में मिलने वाले डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हो गए, कुछ भी हो गया, जो भी पार्ट है, ये दोनों कंबाइनली क्या कहलाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। दे मेक द सेल लिविंग। Is that clear? So we can say it includes the cytoplasm and nucleus. And another important point that you have to remember is that protoplasm is called the living substance of the cell that I already had told you. कोई भी सेल लिविंग कब होता है? जब उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल इट साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? अब साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेल आ गए, ठीक है, न्यूक्लियस भी आ गया, कंबाइनली वी कॉल इट protoplasm, and that's why it is known as the living substance of the cell. समझ में आ गया? Students, let's discuss the cell membrane. बेटा, what is cell membrane? Cell membrane is the outermost covering of any cell. Suppose करिए this is the nucleus and this is the cell. अब ये जो इसकी बाउंड्री है इसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा। दिस इज न्यूक्लियस, फाइन, और दिस इज सेल मेम्ब्रेन, फाइन। इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग। और इसका बेसिक फंक्शन क्या है? एक तो ये सिलेक्टिवली परमेएबल है, ये अपने अंदर से सब्सटेंसेस और मटेरियल्स को जाने भी देती है और अपने अंदर आने भी देती है। इट इज सिलेक्टिवली परमेएबल।
और it provides shape to the cell. Fine. So we can say cell membrane is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. हमारी बॉडी में सेल के बाहर भी बहुत सारा, बेटा हम अगर कहें कि माल मसाला है, तो उससे सेल कंटेंट को सेपरेट करने का काम कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन करती है. और हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 8th, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अनदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन. और इन आपका ये जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है, दे आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन. समझ में आया? आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एम्बेडेड रहता है. फाइन स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू दैट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस. पोरस का मतलब क्या होते हैं? कि पोर्स होते हैं. फाइन. सो इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ substances और materials both inward and outward. मैंने पहले ही कहा, अपने अंदर आने भी देती है और अपने अंदर से बाहर जाने भी देती है. सिलेक्टिवली परमिएबल है. फाइन. अब प्लांट सेल की बात करें बेटा, तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन से पहले भी एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है. सपोज दिस इज योर सेल. ठीक है, हम प्लांट सेल की बात करते हैं. दिस इज द प्लांट सेल, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज सेल मेम्ब्रेन. इसके बाहर भी एक कवरिंग है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल. समझ में आया? प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल. द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग, दिस इज कॉल्ड एज सेल वॉल. समझ में आ गया? अब ये सेल वॉल जो है ना, ये आप प्लांट सेल्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है. हमने एक एक्टिविटी किया था कि हमने जो ऑनियन होता है, ऑनियन पील को ऑब्जर्व किया था. हमने उसको कंपेयर किया था ब्रिक से. फाइन. ठीक है, ब्रिक क्या होती है? इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी बिल्डिंग. ठीक है, एक जो ब्लॉक होता है, इसमें क्या है? ये न्यूक्लियस है और ये जो एम्बेडेड है ये क्या है? साइटोप्लाज्म है. अब एनिमल सेल के लिए भी हम एक्टिविटी कर सकते हैं कि हम एनिमल सेल को कैसे देख सकते हैं. यू हैव टू टेक अ टूथपिक. फाइन, एवरीबडी नोज दैट. और यू जस्ट पुट अ कॉटन इनसाइड इट, और ठीक है, उसको रैप करो और यू हैव टू स्क्रैप योर चिक. ठीक है, अंदर इतनी ज़्यादा ज़ोर से मत करना कि आपका गाल छिल जाए. ठीक है, आपने उसको स्क्रैप किया और बाकी का सारा प्रोसेस वही होगा जो हमने ऑनियन पील में किया था, ऑनियन सेल्स को ऑब्जर्वेशन में किया था. ठीक है, हमने उसकी स्लाइड प्रिपेयर की. उसके बाद हम ह्यूमन चिक सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, इसमें वही है कि जो आपका न्यूक्लियस की जो बाहर की कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये आपका ह्यूमन सेल है. इस सेल के बाहर की कवरिंग को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. अंदर साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है. बेसिक डिफरेंस जो हमें यहाँ देखने को मिलता है वो ये है कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक थिक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल. इज दैट क्लियर टू क्लास 8th? फाइन. अब ये सेल वॉल का फंक्शन क्या है या सेल मेम्ब्रेन क्या काम आती है? सबसे पहले बात तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? पोरस है. ये क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल है. अपने अंदर से सब्सटेंसेस को बाहर जाने भी देती है और दूसरे सब्सटेंसेस को जो रिक्वायर्ड हैं उनको अंदर आने भी देती है. अब सेल मेम्ब्रेन सेल को शेप भी देती है. It provides shape to the cell. We already know that point. Okay, अब आपकी जो cell wall है, जो additional जो layer है, it surround the cell membrane. Fine, and it is required by the plants for their protection. फाइन. अब प्रोटेक्शन, अब आप कहोगे मैडम प्रोटेक्शन की कहाँ ज़रूरत है? प्रोटेक्शन की ज़रूरत इसलिए है बेटा कि एनिमल सेल्स तो क्या करते हैं? एनिमल तो क्या है? मूवेबल है. वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकता है. फाइन. अब हम सेल लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ये
मूव नहीं कर सकते हैं, कैसी भी अनफेवरेबल कंडीशंस हो, फाइन, जैसे आपकी हाई स्पीड विंड्स हो, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हो या हाई टेम्परेचर हो, ये सब डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं सेल को। अब जिनको ये इफेक्ट करते हैं वो वहाँ से मूव ऑन कर जाते हैं, जैसे हम, अदर एनिमल्स, बट प्लांट्स कैन नॉट move from one place to another. That's why they are having an extra covering, fine, which provide rigidity to the plant cell. That's why plant cell needs protection. अब protection किससे चाहिए? टेम्परेचर, हाई स्पीड विंड्स, एटमॉस्फेरिक, इन सब चीज़ों से। इसलिए प्लांट्स के पास क्या होता है? एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। सिंपल सा फंडा समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, अब साइटोप्लाज्म क्या है? ये जो सेल होता है ना हमारा, इस सेल में न्यूक्लियस भी होता है, एक राउंड स्फेरिकल बॉडी। ये जो बाकी सारा का सारा, ये जो भी मैटर है, ये जो भी मैट्रिक्स है, ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं, एम्बेडेड रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंसेस विच प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। Okay, and there are various components or organelle which are present in the cell which are found in cytoplasm. इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही आप देखो, आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, आपको ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है, आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस हैं, आपके राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। Fine. These are mitochondria, Golgi bodies or Golgi apparatus, ribosomes. Fine. So these are the cell organelle which are found in cytoplasm. और cytoplasm क्या होता है बेटा? It is a jelly-like substance. Fine. Okay. अब डिस्कस करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जिसको हम ब्रेन या हार्ट कह सकते हैं हमारे सेल का। इट इज न्यूक्लियस। फाइन। अब इसका शेप कैसा होता है? इट इज स्फेरिकल एंड मोस्ट प्रोबेबली इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। समझ में आ गया? बार बार ये डायग्राम बना रही हूँ ना ऐसे, तो इसको यहीं बना रही हूँ इसको। तो ये क्या है आपका? न्यूक्लियस, जिसको हम किसी भी सेल का हार्ट या ब्रेन, इट इज द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ एनी सेल। ओके, इट एक्ट्स एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द cell. Nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane and that membrane is known as nuclear membrane. बेटा कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ से सेपरेट होती है ना, तो सेपरेट करने के लिए बाउंड्रियाँ बनती हैं। आप देखो अपने घर के अंदर, आपका जो मकान है वो दूसरे वाले मकान से अलग कैसे होता है? बीच में एक दीवार होती है कि नहीं होती है? कि ये वाला घर है और इस वाले घर के बीच की ये दीवार है, ये दीवार इन दो घरों को अलग करती है। इसी तरह किसी भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म और ये है आपका न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से डिफरेंशिएट करने के लिए इसके पास एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हमने ह्यूमन चिक सेल में पढ़ा था, ठीक है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो उसको सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से। इज दैट क्लियर? फाइन। अब स्टूडेंट्स, आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी क्या है? पोरस है, ठीक है, इस पे भी पोर्स हैं ऐसे, ठीक है। एंड बिकॉज इट इज पोरस, दैट्स वाई अलाउज द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो है वो साइटोप्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म में जो है वो न्यूक्लियस के पास आ सकता है। इट इज पोरस। फाइन। अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा स्फेरिकल बॉडी होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। इज दैट क्लियर? न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा स्फेरिकल बॉडी होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस।
इज दैट क्लियर? अब एक डायग्राम देखो, इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका जो कंप्लीट है, ये है आपका न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसके अंदर एक स्पैरिकल बॉडी है ये, ठीक है, गोल सा, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। इज दैट क्लियर? अब ये न्यूक्लियस है पूरा, इसकी जो कवरिंग होगी वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अभी हमने कहा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी सेल मेम्ब्रेन की तरह कैसी है? पोरस, पोर्स हैं, ये देखो दिख रहे? दीज आर पोर्स एंड इन पोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। इज दैट क्लियर? इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कुछ सुना सुना सा लगता है? यस, दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। फाइन, धागे जैसे होते हैं ये, ऐसे ऐसे, ठीक है, इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। जब आप इन्हें अनकॉइल करोगे ना तो दीज विल लुक लाइक दैट, ठीक है, फाइन। दीज आर क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है? लेट्स डिस्कस। Nucleus contains thread-like structures and they are called chromosomes. Class 8 important question है, chromosomes are found in nucleus which are thread-like structure. Fine. अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये किसके बने होते हैं? दे आर मेड ऑफ कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। हमने पहले भी पढ़ा है, क्लास 7 में डिस्कस भी किया है हमने। फाइन, हमने बात की थी कि जो हम प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स में हम किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड से। इज दैट क्लियर? स्टूडेंट्स, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? ये क्रोमोसोम्स कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? ये जो हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं ना, इनके पास जीन्स होते हैं, और ये जीन्स क्या होते हैं? दे आर द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 8th, chromosomes have genes and these genes are functional segments of DNA which are found on क्रोमोसोम। इज दैट क्लियर? अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके पास जीन्स हैं, ये क्या करते हैं? मैंने क्या कहा? कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। अब कैसे ट्रांसफ़र करते हैं बेटा? देखो, आप कहीं ना कहीं रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है, या तो आप पापा जैसे दिखते हैं या आप मम्मी जैसे दिखते हैं, आपकी आइज का कलर, आपका स्किन कलर, इजंट इट? और या फिर वो रिजेंबल करते हैं आपके मैटरनल या जो भी पैटर्नल, जो भी आपके दादा दादी हैं, नाना नानी है, उनके पास। क्यों? क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इन कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के पास होते हैं जीन्स, और जीन्स क्या होते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ हमने क्या पढ़ा? फंक्शनल यूनिट ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। और ये ही रिस्पॉन्सिबल हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे आपकी कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग कौन? बच्चा, ठीक है। इसीलिए बच्चा किस पे जाता है? दादा दादी, नाना नानी, है ना, ये बुआ जैसा है, ये चाचा जैसा है, ये मामा जैसा है, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स भी कहाँ से आए? ग्रैंड पेरेंट्स से आपके जैसे भी आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 8th, क्रोमोसोम्स आपको तभी नजर आते हैं जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल्स डिवाइड होते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस two different types of organisms, two different types of cells. One is prokaryotic and second one is यूकैरियोटिक। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके पास जो उनका न्यूक्लियर मटेरियल है, द सेल्स विच आर हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था कि न्यूक्लियस के पास भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो उसको साइटोप्लाज्म से डिफ्रेंशिएट करती है, उससे उसको सेपरेट करती है। लेकिन ऐसे सेल्स जिनके पास क्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऐसे सेल्स कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक।
कैरियोटिक सेल्स। और जिन ऑर्गेनिजम्स में ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द सेल्स विच आर having a nuclear material without nuclear membrane, they are termed as prokaryotic cells, and the organisms which are having prokaryotic cells, they are known as prokaryotes। और pro का मतलब होता है primitive, pro का मतलब क्या होता है primitive, और cryon का मतलब होता है just like the nucleus, related to the न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल्स में आप बैक्टीरिया ले सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे ले सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 8। आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है। समझ में आ गया? अब यू क्या होता है? यू का मीनिंग होता है ट्रू, जिनके पास ट्रू है, ठीक है, जिनके पास रियल है, फाइन, जिनके पास फॉल्स नहीं है, जिनके पास एक फुली डेवलप्ड है, ठीक है। द सेल्स लाइक द ऑनियन सेल्स एंड द चिक सेल्स, यानी हमारे जो चिक सेल्स हैं, दे आर हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ऐसे सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ है, दे आर डेजिग्नेटेड एज यूकैरियोटिक सेल्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूकैरियोट्स, ठीक है। अब यूकैरियोट्स हम हैं, प्लांट्स हैं, डॉग, ये सारे एग्जाम्पल्स जो भी हैं ये सब क्या है? यूकैरियोट्स हैं। बट आपका जो बैक्टीरिया है, आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, ये क्या है? प्रोकैरियोट्स। हम क्या हैं? यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे। समझ में आ गया? तो हम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे को तो कहते हैं प्रोकैरियोट्स, और हम ह्यूमन, आपके एनिमल्स, ये सब क्या हैं? यूकैरियोट्स। डिफरेंस ज़रूर आता है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 8, सो रिमेंबर इट। Is that clear? Let's discuss another organelle, that is vacuole। हमने vacuole कई बार पढ़ा है, अमीबा में पढ़ा है, ठीक है। फूड vacuoles होते हैं जो फूड स्टोरेज भी करते हैं, वहाँ पर डाइजेशन भी होता है, एसिमिलेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, isn't it? अब ये vacuoles क्या होते हैं बेटा? These are just like the sac, ठीक है। ये vacuoles are the storage sacs for the solid or liquid content, fine। In animal cell the size of the vacuole is small। Important question class 8th। Another difference which differentiate the plant and animal cell, okay। यहाँ पर जो animal cell है उसमें vacuole का size कैसा होता है? छोटा होता है। और plant cell के पास क्या होते हैं? बड़े vacuoles होते हैं। Just have a look, this is the animal cell, okay, this is एनिमल सेल। यहाँ पर देखो जो वैक्यूल है वो क्या है? छोटा है, फाइन। दिस इज प्लांट सेल। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो भी डिफरेंट होता है। यूजुअली दे आर रेक्टेंगुलर, स्क्वायर इन शेप एंड दे आर सर्क्यूलर, ओके। हियर जस्ट हैव अ लुक, कितना बड़ा वैक्यूल है। इज दैट क्लियर? फाइन। अब और भी दूसरी चीज़ें होती हैं, जस्ट प्लास्टिड्स। अब आपने कभी ट्रेडेंसकेशिया की लीफ देखी होंगी, है ना। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स क्या होती हैं? पिगमेंटेड होती हैं, ठीक है। नॉर्मली प्लांट्स की लीव्स का कलर क्या होता है? ग्रीन। बट कुछ प्लांट्स की लीव्स हमें कैसी दिखती हैं? कलरफुल, पिगमेंटेड, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं? इनकी बॉडी में, इनकी जो साइटोप्लाज्म है उनमें छोटे छोटे कलर्स की ना स्मॉल बॉडीज़ होती हैं। और वो जो डिफरेंट कलर्स की जो स्मॉल बॉडीज़ होती हैं ये स्कैटर्ड रहती हैं इन लीफ में। किसकी लीफ में? ट्रेडेंसकेशिया की लीफ में, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं? ये जो स्मॉल कलर्ड जो बॉडीज़ हैं जो स्कैटर्ड रहती हैं, बिखरी हुई रहती हैं ऐसे लीव्स में, आपने कभी देखा होगा डिफरेंट जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो पिगमेंटेड होती हैं। उनके अंदर छोटे छोटे जो स्मॉल कलर जो बॉडीज़ होती हैं वो स्कैटर्ड रहती हैं, एंड दीज आर नोन एज प्लास्टिड्स। क्या कहते हैं हम इनको? प्लास्टिड्स। इज दैट क्लियर? फाइन। अब जो हमारी जो ग्रीन लीव्स होती हैं इनके पास एक
पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है। अब आप कोई क्लोरोफिल सुनते याद आया होगा, हाँ क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल, इज़ वेरी नेसेसरी इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इजंट इट? याद आया? अब क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड्स को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इज़ दैट क्लियर? आपके प्लांट्स के लीव्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो स्कैटर्ड बॉडीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं प्लास्टिड्स, और ये प्लास्टिड्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन कलर होता है इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ plastid. Is that clear? And they are important for photosynthesis. Is that clear, class? They are important for photosynthesis. Have a look. These are chloroplast. Fine. अब हम डिस्कस करते हैं कंपैरिजन बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, ठीक है। हम धीरे धीरे जो भी हम स्ट्रक्चर पढ़ते जा रहे हैं उनमें हम एक एक करके इनको डिफ्रेंशिएट करते ही आ रहे हैं, ठीक है। अब फटाफट से इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं बच्चा पार्टी। दिस इज प्लांट सेल एंड दिस इज एनिमल सेल, ओके। अभी आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, इन एनिमल सेल, दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, बट प्लांट सेल के बाद पास एक एक्स्ट्रा थिक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, जो यहाँ एनिमल सेल में नहीं होती है, ओके। उसके बाद इनके पास आते हैं वैक्यूल। आप देखो वैक्यूल दोनों के पास हैं, बट जो प्लांट सेल है इसका वैक्यूल बड़ा है साइज में, और एनिमल सेल की जो वैक्यूल्स होते हैं दे मे बी मोर इन नंबर्स बट दे आर स्मॉल इन साइज। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब न्यूक्लियस दोनों में है, और न्यूक्लियस क्या करता है? इट इज़ द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज विच विल बी परफॉर्म बाय एनी सेल। इज दैट क्लियर? देन साइटोप्लाज्म आर देयर, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज देयर, ओके, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, गोल्जी एपरेटस भी होता है। इज दैट क्लियर? सो इन साइटोप्लाज्म और हियर इन साइटोप्लाज्म द सेम। अब यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, और क्लोरोप्लास्ट क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। सो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। Is that clear? Fine. So these are the basic structures, basic parts of animal and plant cell. आपको याद रखना है और हमें comparison करना है। Comparison का मतलब अब हमें difference भी पता होने चाहिए, ठीक है। I hope the diagram is clear to everybody. चलो अब हम इसको क्या करते हैं, एक टेबल में फिल करके देखते हैं कि हमें कितना समझ में आ गया। Here we are having the parts of cell, plant cell, animal cell. You have to write present or absent. First cell membrane, मैंने पहले ही कहा सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेल वॉल, अब सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, ठीक है। न्यूक्लियस, यस इट इज प्रेजेंट हियर ऑल्सो। और क्या ये एनिमल सेल में भी होती है? यस इट इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर। फाइन क्लास, ओके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो दोनों में है। हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट और थोड़ी डिफरेंस कर रहे हैं, हम डिफरेंस कर रहे हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो इट इज प्रेजेंट हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म दोनों में है, तो दोनों में है, ठीक है, ओके। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट याद करो प्लांट सेल में प्रेजेंट, ओके, और इन एनिमल सेल इट इज एब्सेंट, ओके। नेक्स्ट वैक्यूल, यस प्रेजेंट दोनों में है, तो वी विल राइट हियर प्रेजेंट, प्रेजेंट। अगर आपसे कंपैरिजन पूछते हैं देन यू हैव टू राइट कि इट इज बिग इन प्लांट सेल एंड स्मॉल इन साइज इन
animal cell. Okay, students, with this comparison of animal and plant cell, this chapter completes here, and I hope all the concepts of this chapter are clear to everybody. Students, revise them, and in coming video we will discuss the question answers of this chapter. Okay, everybody take care of yourself, and thank you.